वेलकम टू दी सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमित सिंह आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसके लिए आज हम लेके आए हैं मास्टर वीडियो ऑफ यूनिट 1 जिसका सिलेबस है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले से हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आप पढ़ेंगे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, लोडर एंड लिंकर। सेकंड इसमें आएगा आइडिया ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, उनके एग्जाम्पल्स, एल्गोरिदम टू प्रोग्राम्स, सोर्स कोड। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स, जिसमें आपके आएगी सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर, राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट सी प्रोग्राम, सिंटैक्स एंड लॉजिक एरर्स इन कंपाइलेशन, कौन कौन से एरर्स आते हैं उसमें, ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड्स, कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, मेमोरी लोकेशन, एंड लास्ट में पढ़ेंगे स्टोरेज क्लासेस। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमारे यहाँ का एस हमने बताया था अभी आपको। मेमोरी आएगी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर एंड लिंकर। तो सबसे पहला टॉपिक उठा लेते हैं हम मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? इन कंप्यूटिंग मेमोरी रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइस यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स और डेटा ऑन द टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कोई भी फिजिकल डिवाइस जिस पे हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं वो हमारी क्या है? मेमोरी। परमानेंट बेसिस पे और टेम्परेरी पे क्या होती है? मेमोरी। हम परमानेंट भी कर सकते हैं और टेम्परेरी भी कर सकते हैं। अब मेमोरी इज जस्ट लिंक अ ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी किसकी तरह होती है? जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। किसकी तरह होती है? ह्यूमन ब्रेन की तरह। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। और किस लिए यूज़ करते हैं हम इसे? डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? स्टोरेज स्पेस, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस और डेटा क्या कर सकते हैं? स्टोर। ब्रेन की तरह ही डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वही है इसमें। वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। जो हमारा क्या करता है? डेटा को स्टोर भी करता है, इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है और उन्हें प्रोसेस भी करता है। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेली और परमानेंटली। जैसा मैंने पहले बताया था कि हम मेमोरी को परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं और टेम्परेली भी स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेरी का मतलब है कि हम अभी स्टोर किया और जैसे वॉलेटाइल होती है मेमोरी हमारी, स्टोर की और जैसे आप सिस्टम ऑफ करेंगे उसके बाद वो क्या हो जाएगी? इरेज हो जाएगी। परमानेंट मेमोरी होगी आपकी, जो एक बार स्टोर कर दी तो जब तक आप उसे फिजिकली डिलीट नहीं करेंगे तो वो आपकी डिलीट नहीं होगी। उसे हम बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपने कई बार नाम सुना होगा रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी है? इज ए वोलेटाइल मेमोरी that stores information on an integral circuit used by the operating system, software and hardware। ठीक, ये कैसी है? वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है टेम्परेरी मेमोरी। जैसे ही हम सिस्टम अपना रीस्टार्ट करेंगे या सिस्टम को शट डाउन करेंगे तो इसमें जितना भी हमारा मेमोरी का स्टोरेज होगा वो सारा क्या हो जाएगा? रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। ठीक, और परमानेंट मेमोरी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे सेकेंडरी मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क होगी। हार्ड डिस्क में अगर हमने कोई चीज़ स्टोर कर दी तो वो कैसी स्टोर होगी? हमारी परमानेंटली स्टोर होगी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी टाइप्स: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्शरी मेमोरी एंड ऑफलाइन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? हमारी रैम एंड कैशे। कैशे मेमोरी एंड रैम मेमोरी हमारी कैसी होती है? प्राइमरी मेमोरी। स्टोरेज कैसा होता है? इंटरमीडिएट डाटा। ये डेटा कौन सा डेटा स्टोर करती है? इंटरमीडिएट डाटा। जैसे रैम पे हमारा कौन सा डेटा स्टोर होगा? जैसे आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस दी,
कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है हमने तो क्या होगी, पहले रैम पे जाएगी, स्टोर होगी, रैम क्या करेगी, उसे सीपीयू के पास भेजेगी और फिर वो प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद रैम उसको इंस्ट्रक्शंस को डिलीट कर देता है। नेसेसरी टू रन द कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए नेसेसरी होती है। अगर ये हमारे सिस्टम में नहीं होगी तो सिस्टम रन नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं किसी सिस्टम से रैम निकाल दूं तो रैम हमारी निकालने के बाद सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। दूसरी आती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज डेटा भी बोलते हैं। हमें लंबे समय के लिए डेटा स्टोर करना है तो हम कैसे करेंगे, परमानेंट मेमोरी पे, जैसे कि हमारी HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसे क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। थर्ड वन इज टर्शरी मेमोरी। टर्शरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम एडिशनली सिस्टम से अटैच करके उसे क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। और टर्शरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है डेटा, परमानेंट। डेटा कैसा स्टोर होगा, परमानेंटली स्टोर होगा। जैसे कि CD में आप DVD, मेमोरी कार्ड, इनमें अगर डेटा हम स्टोर करेंगे तो हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। और एक बार इसमें डेटा स्टोर कर लिया और आप किसी भी सिस्टम पे इसे रन करा सकते हैं। लास्ट वन इज ऑफलाइन मेमोरी। ऑफलाइन मेमोरी डिसकनेक्टेड मेमोरी, जैसे कि हमारी डिसकनेक्टेड स्टोरेज मेमोरी, या फिर हम बोलते हैं स्टोरेज डिसकनेक्टेड, जो हम कनेक्ट कर सकते हैं और बाद में डिसकनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव मतलब कि पेन ड्राइव भी बोलते हैं साहब, जिसे हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। उसे हम प्लग और अनप्लग कर सकते हैं USB के थ्रू। अपने सिस्टम में प्लग इन किया, डेटा स्टोर किया, जो भी डेटा हमें उसमें से लेना था या उसमें डेटा स्टोर करना था किया, और बाद में उसे कैसे कर दिया, डिस्कनेक्ट। ठीक है। या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव भी कैसे होती है हमारी, ऑफलाइन, कि जब हम इसे अटैच करेंगे ऑफलाइन हमारा वर्क करेगी। ठीक है। हेयर इज द चार्ट ऑफ, ये चार्ट है आपका इनपुट स्टोरेज का। इनपुट स्टोरेज जैसे हमारा क्या हो गया, रिमोट हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या है, इनपुट स्टोरेज। ये स्टोरेज डिवाइस टाइप्स हैं, रोम, रिमूवेबल ड्राइव, नेटवर्क इंटरनेट स्टोरेज एंड हार्ड ड्राइव। ठीक है। रैम है ये फिजिकल रैम और वर्चुअल रैम। और ऊपर हमारे टेम्परेरी मेमोरी के लेवल्स अपने बढ़ते रहते हैं। और सबसे लास्ट में कौन सा होता है, CPU, रजिस्टर्स, जिसमें हम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है। कैसा होता है, फास्टेस्ट मेमोरी। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, फास्टेस्ट मेमोरी। उसके बाद कैशे मेमोरी, फिर रैम, और सेकेंडरी मेमोरी की हमारी स्पीड कैसी होती है, कम। रजिस्टर्स की स्पीड सबसे तेज होती है। नेक्स्ट है इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी फर्स्टली क्लासिफाइड इनटू टू, रैम एंड रोम। किसमें होगी, रैम एंड रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक। रीड ओनली मेमोरी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, मास्क रोम, पी रोम, EP रोम और EEP रोम। ठीक है। मास्क रोम होती है आपकी जो नॉर्मल रोम होती है। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EP रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो इरेज भी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारी 2 टाइप से होती है, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल में आपके 2 टाइप आते हैं, SRAM एंड DRAM। S इज स्टैटिक रैम एंड D इज
डायनेमिक रैम, डी इज डायनेमिक रैम। ठीक, नॉन वोलेटाइल के हमारे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि फ्लैश हो गया, पीसी रैम हो गई, एम रैम, एफई रैम, आर रैम एंड इमर्जिंग। ठीक है, फ्लैश हमारा गेट्स पे डिपेंड होता है, नॉर गेट एंड नैंड गेट। ये हमारा क्या होता है, सर्किट होता है, नैंड गेट और नॉन गेट में डिवाइड होता है। आपकी आर रैम जो होती है फर्दर डिवाइड होती है नैनोमैक में, पॉलीमर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये पूरा क्लासिफिकेशन है मेमोरी का। नेक्स्ट, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, अगर मैं सबसे शॉर्ट भाषा में बताऊं, प्रोसेसर जैसे यहाँ डेफिनेशन में लिखी है, प्रोसेसर हमारा वो चीज़ होती है जो कोई भी चीज़ प्रोसेस करे। प्रोसेस करें मतलब हमने उसे इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, उसने वो प्रोसेस की और आउटपुट हमें क्या कर दिया, निकाल के उसका दे दिया, तो वो क्या होगी, प्रोसेसिंग। और वो जो डिवाइस है ये काम करती है प्रोसेसिंग का, उसे हम बोलते हैं प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ लिखा है अ प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स द कैलकुलेशन दैट रन अ कंप्यूटर। वो क्या करती है, कैलकुलेशंस करती है। ये कैसी है, इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। प्रोसेसर क्या है हमारा, एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स द कैलकुलेशन दैट रन अ कंप्यूटर, जो एक कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करता है। अ प्रोसेसर परफॉर्म्स अर्थमेटिकल, लॉजिकल, इनपुट आउटपुट एंड अदर बेसिक इंस्ट्रक्शंस। ये सारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपके परफॉर्म कर सकता है प्रोसेसर, जैसे कि हमारा अर्थमेटिकल, कोई भी प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब कोई कंपैरिजन करना है, लॉजिक लगाना है। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट लगे, इनपुट इंस्ट्रक्शन देनी है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन देनी है, वो है। एंड अदर बेसिक इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। दैट आर पास्ड फ्रॉम एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्ट्रक्शन देगा उसे ये प्रोसेस करेगा। ठीक, नेक्स्ट, मोस्ट अदर प्रोसेसेस आर डिपेंड ऑन द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर। जो हमारे प्रोसेसेस हैं, मोस्ट प्रोसेसेस किस पे डिपेंड होते हैं, ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर। प्रोसेसर पे हमारे सारे प्रोसेसर्स सारे डिपेंड होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोसेसर्स आर फैचिंग, डिकोडिंग, एक्सिक्यूटिंग एंड राइट बैक द ऑपरेशंस ऑफ एन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर क्या करेगा, फैच करेगा, इंस्ट्रक्शंस को लेगा, डिकोड करेगा, जो इंस्ट्रक्शन आपने इसे दी है उसे डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और राइट बैक का मतलब है हमें क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग आउटपुट जो भी इसे करना है, हमने अगर कोई काम करने के लिए कहा है तो वो करेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने कीबोर्ड लगाया, कीबोर्ड हम क्या करेंगे, इसे इंस्ट्रक्शन दी है कनेक्ट करने की, तो एक कनेक्ट करके उसे ओके का मैसेज हमें दे देगा, तो वो ओके का मैसेज क्या है, राइट बैक द ऑपरेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जो ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया है उसे आपको बता देगा कि ये परफॉर्मेंस प्रोसेस हमारा डन हो गया। नेक्स्ट, द प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एनी सिस्टम विच इनकॉर्पोरेट्स कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, एम्बेडेड सिस्टम्स एटसेट्रा। प्रोसेसर को हम ब्रेन भी बोलते हैं। प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम का अगर ब्रेन है तो उसे हम बोलेंगे प्रोसेसर। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये भी क्या है, प्रोसेसर। ठीक है, ये भी हमारा ह्यूमन ब्रेन भी क्या है, प्रोसेसर। हम जो भी चीज़ देखते हैं हम उसे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तभी तो हम उसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। हम उसे कैसे पहचानेंगे किस चीज़ को, कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसे देख के हमने क्या किया, उससे इंस्ट्रक्शंस ली, माइंड के पास इंस्ट्रक्शंस गई, उसने उसे प्रोसेस किया, और आउटपुट हमारे पास क्या है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा प्रोसेसर काम करता है। ठीक, प्रोसेसर, ठीक, दो पार्ट्स होते हैं इसके, ALU एंड CU। ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU इज कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दे आर द टू पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर के हमारे दो मेन पार्ट्स हैं, ALU एंड CU। ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड CU इज कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का काम क्या है, द अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एटसेट्रा। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं
वो कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, हमारे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करेगी, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा. एंड द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक ट्रैफिक पुलिस. इट मैनेजेस द कमांड्स और द ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट हमारा कैसे काम करेगी, कंट्रोल यूनिट वर्क करेगी लाइक अ ट्रैफिक पुलिस. ये कंट्रोल करने का काम करती है कि हमारा क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड मैनर में इंस्ट्रक्शन जा रही हैं या फिर नहीं जा रही हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ कंजेशन ना हो जाए. कंजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक क्या होता है, स्ट्रक हो जाता है, इंस्ट्रक्शंस हमारी क्या हो जाएंगी, स्लो प्रोसेस करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा एज अ ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है. द प्रोसेसर communicates with the other components, also they are input devices and memory storage devices, memory और storage devices. इस प्रोसेसर हमारा और क्या करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है, किनसे, कंप्यूटर की अदर डिवाइसेस से, जो अदर डिवाइसेस है उनसे कम्युनिकेट करने का काम करता है. कि द प्रोसेसर जो भी हमारी अदर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे मेमोरी डिवाइस हो, चाहे हमारी कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो. नेक्स्ट इसी में आता है, हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में सुना था अभी. तो हमारे एक आती है इनपुट डिवाइसेस और एक आती है आउटपुट डिवाइसेस. ठीक, इनपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर एज अ मीडियम बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, ये वर्क करती हैं एज अ मीडियम बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर. यूजर्स कैन ट्रांसमिट सिग्नल टू द कंप्यूटर via the input device to instruct it to carry out specific task. इसका मतलब है कि इनपुट डिवाइस हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस क्या करती है, सिग्नल ट्रांसमिट करती है. इनपुट डिवाइस क्या करती है, सिग्नल ट्रांसमिट करती है कोई भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर के लिए. ठीक, कंप्यूटर के लिए कोई भी स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगी. जैसे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या करे, कीबोर्ड में मैंने बटन प्रेस किए. ठीक, तो बटन जैसे मैंने ABCD प्रेस किया तो वो क्या जा रही है, इंस्ट्रक्शन जा रही है किसका, कंप्यूटर के पास, कि भाई अभी हमें A टाइप करना है. हमने A किया तो A टाइप होगा, B प्रेस किया तो अब की बार B टाइप होगा, C प्रेस किया तो C टाइप होगा. ये क्या है, इनपुट डिवाइस से हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. ठीक है, किसे, कंप्यूटर को. अब वो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है हमारे इंस्ट्रक्शन को, कहाँ पे, प्रोसेसर जो है हमारा वो उसे प्रोसेस कर रहा है. और आउटपुट डिवाइस पे हमारा क्या होगा, डिस्प्ले होगा. तो आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, एन आउटपुट डिवाइस इज एन कंप्यूटर कंपोनेंट दैट शोज द आउटकम ऑफ द इनपुट डेटा दैट हैज़ बीन इंसर्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय द CPU. देखो यहाँ लिखा ना, प्रोसेस्ड बाय द CPU, जो प्रोसेस करेगा CPU हमारा, उसे इनपुट को आउटपुट जो हम शो करेंगे वो होगी आउटपुट डिवाइस. ठीक है, देखो इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊं सबसे आसान भाषा में, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो है जो इंस्ट्रक्शन हमें शो करती हैं. जैसे अब मैं अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तो मैं क्या हूं, इनपुट डिवाइस. आप वो प्रोसेस करके मुझे आउटपुट निकाल के दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस. जिस भी डिवाइस को आप आउटपुट दे रहे हो वो कैसे होगी, आउटपुट डिवाइस. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस आर द सिग्नल्स is subsequently received by the central processing unit. इनपुट डिवाइस का सिग्नल कौन रिसीव करेगा, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इनपुट डिवाइसेस फर्दर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द मॉडलिटी लाइक विजुअल, ऑडियो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, एंड इट इज डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड. ये सब क्या है, टाइप्स हैं इसके इनपुट डिवाइसेस के. ठीक है, मॉडलिटी पे डिपेंड करते हैं कि किस बिहेवियर कैसा है उसका इनपुट डिवाइस का, वो विजुअल है या ऑडियो है. ठीक है, विजुअल भी होती है हमारी, ऑडियो डिवाइस भी होती है इनपुट, डिस्क्रीट भी हो सकती हैं, कंटिन्यूस भी हो सकती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं. ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने रिसीव की, उसे प्रोसेस किया और हमें किसे दे दिया, आउटपुट डिवाइस को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट. ठीक है, डिस्प्ले कहाँ पे होता है आउटपुट हमारा, मॉनिटर पे. तो मॉनिटर कैसी होगी हमारी, आउटपुट डिवाइस. ठीक, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये क्या हो गए हमारी सारी इनपुट डिवाइस. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर ट्रांसलेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज टू ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज बिफोर सेंडिंग दिस सिग्नल टू आउटपुट डिवाइस टू कैरी आउट द टास्क स्पेसिफाइड
बाय एंटर्ड डेटा। ठीक है, अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन तो पहुंच गई इनपुट डिवाइस से, उसने उसे प्रोसेस भी कर लिया, लेकिन प्रोसेस जो होगा वो इंस्ट्रक्शन कैसी होंगी, मशीन लैंग्वेज में, आउटपुट भी कैसा आया होगा, मशीन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा इंफॉर्मेशन को किस में, मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में। किस में डिपेंड करे, किस में करेगा, मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में क्या करेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा। भाई देखो हमें तो क्या आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है। अब मशीन लैंग्वेज अगर आउटपुट के लिए लिखी आने लगे 0101 करके बाइनरी फॉर्म में, तो हमें समझ में आएगा क्या आया आउटपुट, नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में सिस्टम आपको क्या करके देगा, ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में आपको ये कन्वर्ट करके देगा। कब, बिफोर सेंडिंग दिस सिग्नल्स टू दी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को सिग्नल पहुंचाने से पहले उन सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लैंग्वेज कर रहे हैं तो इंग्लिश में कर देगा, हिंदी में तो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस, देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंट्स। जैसे कि डेटा के बेस पे, डेटा कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम द यूजर, इनपुट डिवाइस क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है किससे, यूजर से, एंड प्रोवाइड इट टू दी प्रोसेसर, और किसके पास पहुंचाती है, प्रोसेसर के, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड और स्टोर्ड इन अ बैकअप मेमोरी। तो क्या हो सके वो, ताकि वो बैकअप मेमोरी में प्रोसेस हो सके या फिर उसे हम स्टोर कर सकें। ठीक, आउटपुट डिवाइस क्या करती है डेटा का, आउटपुट डिवाइस टेक्स द डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर, किससे डेटा लेगी है, प्रोसेसर से। ये इनपुट डिवाइस डेटा किससे ले रही है, यूजर से, और किसे पहुंचा रही है, प्रोसेसर को। आउटपुट डिवाइस क्या कर रही है, डेटा कहां से ले रही है, प्रोसेसर से, एंड रिटर्न इट टू यूजर, और किसे बैक कर रही है, यूजर को बैक कर रही है। कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंस बिटवीन ऑन द पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इनपुट डिवाइसेस आर मोर कॉम्प्लेक्स देन आउटपुट डिवाइसेस, input devices are more complex than output devices. On the basis of function, input devices transforms user friendly language into machine friendly instructions. input device का काम क्या है, user friendly instruction को machine friendly instruction में convert करना। ठीक, और आउटपुट का डिवाइस का काम क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, इट ट्रांसफॉर्म्स द मशीन्स लैंग्वेज इनटू यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है, देखो अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी को, तो हम कैसे देते हैं, हम जो लैंग्वेज जानते हैं उसमें, नेचुरल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं टाइप करूँगा तो इंस्ट्रक्शन कैसे होगी, इंग्लिश में जा रही है। तो लेकिन इंग्लिश तो मशीन को समझ में नहीं आती, उसे तो मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक, तो मशीन तो वो हमारे क्या करेगी, इनपुट डिवाइस का काम करेगी, इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी, और वहीं पे आउटपुट डिवाइस जब आपको आउटपुट देगी तो क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी किसे, यूज़र फ्रेंड मशीन लैंग्वेज को यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में। ऑन द बेसिस ऑफ कमांड्स, इनपुट डिवाइस यूज़र डायरेक्टली कमांड इट, इनपुट डिवाइस को हम डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं, इनपुट डिवाइस से हम डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं। ठीक है, इट फॉलोज, आउटपुट डिवाइस फॉलो, आउटपुट डिवाइसेस फॉलोज द प्रोसेसर्स कमांड। ठीक है, वहीं पे आउटपुट डिवाइस किसका कमांड यूज करे, कमांड फॉलो करेगी, प्रोसेसर का, और इनपुट डिवाइस किसका कमांड फॉलो कर रही है, यूज़र फ्रेंडली का। भाई मुझे कीबोर्ड यूज़ करना है, मैं डायरेक्टली उससे इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं दे सकते हम डायरेक्टली, ये किसका कमांड फॉलो करती है, प्रोसेसर का। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल जैसे कि स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इमेज स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, माउस, जॉयस्टिक एटसेट्रा। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस के आउटपुट हो गए मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर्स एटसेट्रा। स्टोरेज, हम बात करते हैं स्टोरेज की। ठीक, स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज का मतलब क्या है, एनी डिवाइसेस दैट आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज
ऑफ, ठीक है। स्टोरेज का मतलब है, देखो मेमोरी का मतलब क्या था, वोलेटाइल वाली बात हो रही थी, ठीक। अब स्टोरेज क्या है, स्टोरेज हमारी वो डिवाइस है जो पावर ऑफ होने पे, देखो पावर इज ऑफ, तो पावर ऑफ होने पे भी इंफॉर्मेशन को होल्ड रख सके, यानी कि इंफॉर्मेशन जो आपने दी है उसमें जो डेटा सेव करा है वो डिलीट ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। और इनका नेचर कैसा होता है, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। जो हमारी कंप्यूटर के पावर सप्लाई के जाते ही डेटा को होल्ड नहीं करती, छोड़ देती, मतलब उसे उसमें डेटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। और जो हमारी डेटा को स्टोर कर रहती है कब भी, पावर ऑफ होने के बाद भी, उसे हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या फिर स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव एट्सेट्रा, ठीक है। जिसे इसे हम ऑफलाइन स्टोरेज भी बोल सकते हैं। स्टोरेज को हम क्या बोल सकते हैं, ऑफलाइन स्टोरेज। टाइप ऑफ स्टोरेज दैट कैन बी रिमूव्ड एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी कंप्यूटर व्हेन कनेक्टेड, ठीक है। ऑफलाइन स्टोरेज क्या होता है हमारा, ऑफलाइन स्टोरेज वो है जो हमारा जब कनेक्ट है, सिस्टम हमारा क्या है, ऑनलाइन है, तो हम कहीं से भी उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं किसी भी सिस्टम से, तो हम उसे ऐसे स्टोरेज को बोलते हैं ऑफलाइन स्टोरेज। ये एक यहाँ पे इमेज भी लगाई हुई है मैंने, ये किसकी इमेज है, दिस इज़ अ हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD जिसे हम बोलते हैं, इट इज़ अ हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज आर ऑफ 3 टाइप्स, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस एंड फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आप इसे CD और DVD भी बोल सकते हैं, ठीक। मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, ये क्या है यहाँ पे, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, ये क्या है, हार्ड डिस्क, और ये क्या है, फ्लॉपी, ठीक। और फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारी दिख रही है यहाँ पे पेन ड्राइव, ठीक। ये है हमारी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मतलब कि जो फ्लैश करती है, जिसे हम कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, ये मैग्नेटिक के ऊपर काम करती हैं, और ऑप्टिकल डिवाइसेस हमारे लेज़र के ऊपर काम करती हैं। नेक्स्ट, ठीक। ऑप्टिकल डिवाइसेस के हमारे एडवांटेज क्या हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के एडवांटेज, ये स्मॉल होती हैं और कैसी होती हैं, पोर्टेबल, चीप टू प्रोड्यूस, सस्ती होती हैं, लार्ज मार्केट ऑफ म्यूज़िक, मूवीज़ एंड गेम्स। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स और मूवीज़ हमारे कैसे आते थे पहले, अब तो खैर नहीं आते, अब तो सब ऑनलाइन हो गया, लेकिन पहले जब आते थे तो कैसे आते थे, वो डिस्क की फॉर्म में आते थे, मैग्नेटिक ऑप्टिकल स्टोरेज में आते थे, ठीक है, डिस्क की फॉर्म में आते थे। मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स आर रिक्वायर्ड विथ CD और ब्लूरे ड्राइव, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम्स हमारे क्या होते हैं, जो पहले सिस्टम आते थे कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, उसमें क्या होती थी, CD ड्राइव, DVD ड्राइव और ब्लूरे डिस्क ड्राइव उनमें इनबिल्ट आती थी। डिसएडवांटेज क्या है, फ्रेजाइल एंड ईजी टू गेट स्क्रैच। फ्रेजाइल का मतलब है बहुत ही नाजुक होती हैं, टूट जाती हैं जल्दी, ठीक। ईजी टू स्क्रैच मतलब कि अगर इस पर आपके ज़रा सा भी स्क्रैच लग गया या कुछ भी स्क्रैच आ गया तो ये काम नहीं करती प्रॉपरली, ठीक है। स्लो डाटा ट्रांसफ़र रेट, डाटा ट्रांसफ़र रेट कैसा है इसका, बहुत ही स्लो है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। रिक्वायर स्पेसिफाइड ड्राइव्स टू राइट डेटा टू दैट डिस्क, इसे एक स्पेसिफिक ड्राइव चाहिए, जैसे मैंने बताया ना CD ड्राइव, ये थे ना CD ड्राइव, DVD ड्राइव, एक स्पेसिफिक ड्राइव चाहिए, हार्डवेयर चाहिए डाटा को इस डिस्क पे स्टोर करने के लिए, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ राइट्स, लिमिटेड नंबर्स ऑफ राइट्स का मतलब है कि इसमें क्या थी, मेमोरी बहुत ही लो थी, मेमोरी क्या होती है इसकी, कम होती है। और लिमिटेड नंबर ऑफ राइट्स का मतलब है कि हम इस पर, जैसे हमारी रीयूजेबल नहीं आती तो हम उसे एक ही बार राइट कर सकते हैं, जैसे आप पेन ड्राइव की तरह नहीं कर सकते थे कि पेन ड्राइव कितनी बार भी लगाई
डाटा डिलीट किया, नया डाटा स्टोर किया, फिर डाटा डिलीट किया, फिर डाटा स्टोर किया, इसमें नहीं कर सकते। इसमें हम ये सिंगल यूज़ भी आती हैं, कुछ सिंगल यूज़ आती थी जो एक बार अगर आपने डेटा राइट कर दिया तो उसके बाद उस पर कुछ भी डेटा राइट नहीं कर सकते, उसके बाद ये बेकार हो जाती हैं, सिर्फ उस डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हमारी रीराइटेबल आती थी, ठीक है, जैसे डीवीडी आई, पहले सीडी हमारी क्या होती थी, सिंगल यूज़, फिर डीवीडी आई हमारी रीराइटेबल, कि भाई एक बार राइट कर दिया दोबारा राइट कर सकते, ये भी क्या थी, लिमिटेड थी, एक या दो बार राइट होती थी, फिर नहीं होती थी। नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। इसके एडवांटेज क्या है, लार्ज एंड इंक्रीजिंग कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बहुत लार्ज थी, जैसे हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क हमारी में 1 TB की भी आती है, 2 TB की आती है, कितनी भी आप ले सकते हैं, कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाई ट्रांसफरिंग स्पीड, ट्रांसफरिंग स्पीड कैसी है इसकी, हाई। नो डेटा लॉस व्हेन पावर इज ऑफ, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन वॉलेटाइल है, कि मतलब पावर ऑफ होने पे भी डेटा हमारा लॉस नहीं होगा, डेटा को हमारे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। नेक्स्ट वन, चीप प्राइस, कैसी है, चीप प्राइस कंपेयर टू द स्टोरेज प्राइस एंड अदर स्टोरेज मीडिया, अदर स्टोरेज मीडिया से कैसी है, सस्ती है। ठीक है, ये कैसी है, सस्ती है अदर स्टोरेज मीडिया से। डिसएडवांटेज इसके, पॉसिबल डैमेजेस एंड डेटा लॉस ड्यू टू हेड क्रैश। देखो जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक, ये इसमें क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स होंगे, इस पे ना एक हेड काम करता है, हेड। तो हेड अगर हमारा ख़राब हो गया, हेड अगर क्रैश हो गया, हेड ख़राब हो गया, तो ये काम नहीं करता, ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, मेन इसका काम किसका है, हेड का। ठीक, ये हेड ही मूव करता है इस पर। जैसे आपने पुरानी पिक्चर में देखा होगा, ग्रामोफोन टाइप का देखा था, इतने बड़े बड़े उस पर डिस्क लगते थे और एक हेड होता था और वो घूमती रहती थी डिस्क, और हेड क्या करता था, रीड करता रहता था। वैसे ही यहाँ पे एक हेड होता है और इसमें डिस्क जो होती है उन्हें रीड करता रहता है हार्ड डिस्क ड्राइव में। और अगर ये हेड ख़राब हो जाए तो डिस्क हमारी कैसे जाती है, ख़राब हो जाती है। बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन मैकेनिज्म बेसिस इट विल बी इवेंचुअली ब्रोकन, बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑफ मैकेनिज्म बेसिस इट विल बी इवेंचुअली ब्रोकन। ठीक, इन केस ऑफ इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव इट इज़ नॉट ईजी टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंप्यूटर। अगर मैं इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करूं तो ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। इजीली ट्रांसफरेबल क्या है कि हमारे पास एक सिस्टम है, लैपटॉप है, उसमें मैंने बहुत सारे डेटा स्टोर किया हुआ है हार्ड डिस्क में, तो मैं ऐसा नहीं है कि उसे निकाल के किसी और सिस्टम में लगा के और वो डेटा यूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो इंटरनली की बात कर रहे हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते हम, बार बार उसे निकाल के हम नहीं कर सकते। ठीक है, हाई पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन कैसा है इसका, हाई। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं, जो फ्लैश करते हैं, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। एडवांटेज क्या है, लार्ज एंड इंक्रीजिंग कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी भी कैसी है, लार्ज एंड इंक्रीजिंग। ठीक, हाई ट्रांसफ़र स्पीड, ट्रांसफ़र स्पीड भी कैसी है, हाई, इवन इनकी स्पीड हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा होती है। स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल, साइज कैसा होता है इनका, स्मॉल, पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब इजी टू पोर्ट, यानी कि कहीं भी ले जाने के लिए कैसी है, बहुत इजी। पेन ड्राइव दिखेंगे आपको छोटी छोटी सी आती हैं, जेब में डालो और निकल लो। ठीक है, लो पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन कैसा है इनका, बहुत ही लो। वर्क मोर क्वाइटली देन फिजिकल हार्ड ड्राइव, इसका प्रोसेसिंग कैसा है, मोर क्वाइटली, मतलब ये ज़्यादा शोर शराबा नहीं करती। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारी जब वर्क करेगी, फिजिकल हार्ड डिस्क जब वर्क करती है, तो आपको अगर याद हो तो सिस्टम में हमारे क्या होता है, फ़ैन लगा होता है। तो फ़ैन किसके लिए लगा होता है कि हार्ड डिस्क हमारी ज़्यादा मैकेनिकल वर्क करती है, इसके लिए इसे ज़्यादा जल्दी ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसे ठंडा करने के लिए हमारे पास एक फ़ैन लगा होता है। लेकिन पेन ड्राइव हमारी ऐसा नहीं करती। ठीक है, ये मोर क्वाइटली वर्क करती है।
डिसएडवांटेज आते हैं यहाँ पे फ्लैश मेमोरी के, हाई प्राइस कंपेयर टू दी हार्ड डिस्क। देखो पर कॉस्ट, पर एमबी कॉस्ट की बात करें तो फ्लैश ड्राइव का कैसा है, हाई। किससे? फ्लैश ड्राइव का हाई है किससे? हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव से। हार्ड डिस्क ड्राइव से कैसा है, इसकी प्राइस हाई है। पर एमबी की अगर हम बात करें तो लिमिटेड नंबर ऑफ रीड्स और राइट्स, राइट एंड्योरेंस रेटिंग, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ रीड्स एंड राइट, रीड और राइट करने के भी इस पर लिमिटेड नंबर्स होते हैं, ठीक। वो भी पता नहीं चलता क्योंकि हम बार बार यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए हमारी अगर हम ज़्यादा पेन ड्राइव्स को यूज़ करें, रीड राइट करते रहें उसमें, तो वो भी क्या हो जाती हैं, एक लिमिट के बाद डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, थोड़ा डैमेज हो जाएगी, सही से वर्क नहीं करेगी, ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है इसमें। ईजी टू लूज़ बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज़, एक डिसएडवांटेज क्या है, साइज़ में बहुत ही कम होती हैं, तो क्या होती हैं, बहुत जल्दी खोने के चांसेस रहते हैं इसके, बहुत जल्दी लूज़ कर सकते हैं आप उसे कहीं भी। नेक्स्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के बारे में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूज़र, ठीक है। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में ये क्या है, एज आ इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस मतलब कि आपके इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देगा और कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने के लिए देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ये क्या है, सॉफ्टवेयर, इट इज़ नॉट अ हार्डवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, ये बहुत सारे बेसिक टास्क करता है। जैसे एक टास्क है इसका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो आप फाइल्स बनाते हैं, जो आप फोल्डर्स बनाते हैं, फाइल एंड फोल्डर्स अपने सिस्टम में, उन फोल्डर्स को मैनेज करने का काम किसका है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप ऐसे समझिए, मैंने फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर आया, फिर एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया, तो वो कैसा आएगा, न्यू फोल्डर 2। देखो मैंने तो नाम नहीं दिया उसे डिफाइन करने के लिए, लेकिन उसने क्या कर लिया, मैनेज करने के लिए क्या हो कि एट द लास्ट हमारा जो टास्क, वो फाइल है, वो एक दूसरे से कैसी रहें, यूनिक रहें। जब हम इंस्ट्रक्शंस दें तो उन्हें क्या रहें, उनके नेम डिफरेंट रहें, इसलिए वो क्या करता है, उसे अलग नाम देता है। ये भी क्या है, फाइल मैनेजमेंट, ठीक। अगर मैंने न्यू फोल्डर डिलीट कर दिया तो न्यू फोल्डर 2 तो मेरा रह जाएगा, न्यू फोल्डर मैंने डिलीट कर दिया, न्यू फोल्डर 2 मेरा रह जाएगा। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा फोल्डर क्रिएट करूँगा तो वो न्यू फोल्डर 3 ना क्रिएट करके खाली न्यू फोल्डर क्रिएट करेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट, ठीक। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट से मतलब है कि मेमोरी हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वली यूज़ होनी चाहिए। देखो हमारे पास रैम है, रैम क्या करती है, रैम लिमिटेड होती है, भाई 1 GB की होगी, 4 GB की होगी, 8 GB की होगी। लेकिन इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे दी, हम गेम भी खेल रहे हैं, वीडियो भी प्ले कर दिया उस पर, ऑडियो भी प्ले कर दिया, ऑनलाइन कुछ हम डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, अपलोडिंग भी कर रहे हैं, तो ये क्या है, रैम पे बहुत सारा लोड हो जाएगा, रैम पूरा काम एक साथ नहीं कर पाती, तो उस मेमोरी को हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी किसका होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। कौन से टाइम पे कितनी मेमोरी कौन से प्रोसेस को प्रोवाइड करनी है, ये हमारा कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड वन प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, देखिए प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे, उन्हें मैनेज करना, यानी कि प्रोसेसर को भी मैनेज करना किसका काम है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोसेसर है भाई, उसकी भी कैपेसिटी है, जैसे ह्यूमन ब्रेन है, कैपेसिटी है प्रोसेस करने की। अब हम उसे एक के बाद एक ही तो काम दे सकते हैं, एक साथ सारे काम तो नहीं दे सकते, प्रोसेसर को कर ही नहीं पाएगा, ठीक। अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो हम प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम उसे प्रोसेस को मैनेज करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि जैसे एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, फिर तो क्या करेगा, दूसरा प्रोसेस देगा उसे, तो उन प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस देना है उसे, कौन सा प्रोसेस लेट देना है, ठीक है,
उसका मैनेजमेंट किसके पास होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है। हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करना, इनपुट और आउटपुट को हैंडल करना किसका वर्क है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक। एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी वो सारी डिवाइसेस होती हैं जो आप कंप्यूटर सिस्टम से अलग से अटैच करते हैं। अगर मैं उसे अटैच कर सकता हूँ और निकाल सकता हूँ अलग से, तो वो हमारी डिवाइस कैसे हो जाएंगी? पेरिफेरल डिवाइस। जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब कैसी हमारी? पेरिफेरल डिवाइसेस। और ये इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की हो सकती है, यानी कि ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है। सजेस्ट डिस्क ड्राइव, प्रिंटर्स एटसेट्रा लिखा है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर द टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है असेंबलर। असेंबलर, ठीक है। असेंबलर भी हमारा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड। असेंबलर भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। यानी कि क्या करेगा ये? सोर्स कोड जो आपने लिखा किस में? असेंबली लैंग्वेज में, असेंबलर ने उसे क्या किया? प्रोसेस किया और किस में कन्वर्ट कर दिया? हमारे ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब है मशीन कोड, यानी कि यहाँ बात हो रही है बाइनरी कोड की। ये किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीन कोड, यानी कि बाइनरी कोड, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा असेंबलर। ठीक। असेंबली लैंग्वेज में कोई भी लिखा हुआ प्रोग्राम हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ असेंबलर। ठीक। इट टेक्स बेसिक कंप्यूटर कमांड्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी कोड। जैसे मैंने बताया, मशीन कोड, बाइनरी कोड, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। दैट कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन यूज टू परफॉर्म इट्स बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है। ये जो हमारी कंप्यूटर कमांड्स है उसे कन्वर्ट कर सकता है किसमें? बाइनरी कोड में। ठीक। और जो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर यूज़ करेगा किसी भी बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मैंने कोई भी असेंबली लैंग्वेज दे सकते हैं हम। ठीक है। रजिस्टर को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक। दीज इंस्ट्रक्शंस आर असेंबलर लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है? हमारी असेंबली लैंग्वेज। ठीक। इन्हें हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ असेंबलर्स। असेंबलर जनरेट्स इंस्ट्रक्शन। असेंबलर का काम क्या है? इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ फेजेस यूज टू कन्वर्ट टू मशीन कोड। असेंबलर्स हैव टू टाइप्स। ठीक है। किसके बेस पे हमारे टाइप्स कन्वर्टेड डिफाइंड है असेंबलर के? ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, कि फेज़ कितनी बार यूज़ हो रहे हैं, कितने फेज़ में यूज़ हो रहा है। ठीक है। जैसे असेंबलर के सारे फेजेज हैं, अगर हमने एक बार यूज़ करा तो वन टाइम यूज़ करा तो कैसा हो जाएगा? वन पास असेंबलर। और मल्टीपल टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? मल्टी पास या फिर टू पास असेंबलर। ठीक है। वन पास असेंबलर कैसे होते हैं हमारे? दीज असेंबलर्स परफॉर्म द होल कन्वर्जन ऑफ असेंबली कोड टू मशीन कोड इन वन गो। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे फेज़ है, फेज़ का मतलब क्या है? स्टेप्स हैं, 1 फिर 2 3, ये क्या है सब? फेजेस। अगर इन्हें आप वन टाइम यूज़ कर रहे हो, यानी कि पहले इसमें हम गए, फिर इसमें गए, फिर इसमें गए और सीधे हमारे पास क्या आ गया? मशीन कोड आ गया। तो ये क्या है हमारा? वन पास असेंबलर। वन पास असेंबलर कि एक बार में हमने पूरा सारे स्टेप्स पास कर लिए। ठीक है। मल्टीपास क्या है? दीज असेंबलर्स फर्स्ट प्रोसेस द असेंबली कोड एंड स्टोर वैल्यूज इन दी ओपी कोड टेबल एंड सिंबल टेबल। ठीक है। मल्टीपास क्या करेगा हमारा? कि जो भी हमारे पास असेंबली कोड आया, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने किस में स्टोर कर दी? सिंबल टेबल में स्टोर कर ली।
या फिर हम इसे बोल सकते हैं ओपी कोड टेबल, ओपी कोड टेबल। ठीक है, ओपी कोड टेबल में असेंबली सिंबल टेबल में हमने क्या कर लिया, इसे स्टोर कर लिया। स्टोर करने का मतलब ये है कि हम इसे कभी भी जब हमें ज़रूरत होगी इसे हम यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होगी हम इसे यूज़ कर सकते हैं उठा के। ठीक है, लेकिन अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यानी कि सिंगल पास में हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, एंड देन इन द सेकेंड स्टेप दे जनरेट द मशीन कोड यूजिंग दिस टेबल। जैसे मैंने बताया, इन टेबल को यूज़ करके ये मशीन कोड जनरेट करेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 2 पास। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक बार में काम हो गया तो 1 पास, और अगर स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप में काम हो रहा है तो 2 पास, और 2 से ज़्यादा हो रहा है तो मल्टी पास भी उसे हम बोल सकते हैं। कंपाइलर, इसके बारे में सुना होगा आपने, सी का कंपाइलर यूज़ भी किया होगा बहुत लोगों ने। ठीक, कंपाइलर का काम क्या, कंपाइलर रीड्स द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एज अ होल in one go and translate it into an equivalent program in machine language। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या है, जो भी सोर्स कोड आपने लिखा उस पूरे सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी हमने सोर्स कोड लिखा उस पूरे सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में। ठीक, क्या करेगा ये, सोर्स कोड जो लिखा हुआ है मेरा हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं हम किस में, मशीन लैंग्वेज में, एक ही बार में। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, 8 लाइन का कोड लिखा है, 50 लाइन का कोड लिखा है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ ही क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और कंपाइलर हमारे साथ सी का कंपाइलर होता है, C++ का और C# का। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर। source code is translated to object code successfully if it is free to of errors। लेकिन इसकी एक शर्त है, क्या, कि सोर्स कोड मेरा कैसा होना चाहिए, फ्री ऑफ एरर्स, इसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अगर हमने 50 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं तो 50 इंस्ट्रक्शंस में से किसी भी एक भी इंस्ट्रक्शंस में हमारी कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, आइदर इट इज़ अ सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक एरर और रन टाइम एरर, कोई सी भी एरर हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंटैक्स एरर नहीं होनी चाहिए, सिमेंटिक एरर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या कर देगा, सोर्स कोड हमारा सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर कोई भी उसमें एरर नहीं है। द कंपाइलर स्पेसिफाइज द एरर्स एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन विद लाइन नंबर व्हेन देयर आर एनी एरर इन द सोर्स कोड। कंपाइलर क्या काम करेगा, सारी इंस्ट्रक्शंस को हमें क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और एट द लास्ट एरर्स हमें सारे बता देगा। कैसे, आफ्टर द एंड ऑफ द कंपाइलेशन, जब पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस उसका सभी इंस्ट्रक्शंस का खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमें एरर्स की लिस्ट बना के दे देगा कि भाई किस लाइन में कौन सा एरर आया। ठीक है, कहीं कहाँ आपने सेमीकोलन छोड़ दिया, कहाँ आपने ब्रैकेट छोड़ दिया, कहाँ कर्ली ब्रैकेट छोड़ दिया, ये सब क्या करेगा, एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन आपको पूरा टेबल बना के दे देगा। ठीक है, द एरर्स मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर कंपाइलर कैन सक्सेसफुली रिकम्पाइल द सोर्स कोड अगेन। ठीक है, तो एरर्स हमारे क्या हो जाने चाहिए, सारे एरर हमें रिमूव करने हैं, किससे, कंपाइलर को दोबारा रिकम्पाइल करने से पहले, सोर्स कोड को दोबारा रिकम्पाइल करने से पहले हमें सारे एरर्स सोर्स कोड में से निकाल देने हैं। अगेन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट ट्रांसलेटिंग इट अगेन। ठीक है, वही है कि लास्ट तक हमें क्या करना है, जब तक हमारे सारे एरर ख़त्म नहीं होंगे तो आपका कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, तो रिकम्पाइल करने से पहले कोशिश करें कि हम सारे को कोड एरर हटा दें। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट of the source program into machine code is done by a language processor and executes immediately before moving on to the next line। अब देखो, कंपाइलर क्या कर रहा था, सारी लाइंस को एक बार में कन्वर्ट कर रहा था,
और इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन। ये कैसे करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा कि भाई अगर मैंने 10 लाइन लिखी है, 1 2 3 4 लाइन लिखी है, 1 2 3 4, तो पहले फर्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, ठीक, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा, फिर फोर्थ को करेगा। यानी कि उन्हें लाइन बाय लाइन कन्वर्ट उन्हें करता रहेगा। किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में इन्हें लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता रहेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, एज अ होल सबको एक साथ कन्वर्ट करता है, ठीक। इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट, द इंटरप्रेटर टर्मिनेट्स इट्स ट्रांसलेटिंग प्रोसेस एट दैट स्टेटमेंट एंड डिस्प्लेज एन एरर मैसेज। अब देखो ट्रांसलेटर क्या करेगा, हमने क्या करा, यहाँ 4 लाइन्स लिखी थी, 4 लाइन्स लिखी थी। अब मान लो सेकंड लाइन में क्या आ गया, एरर आ गया। सेकंड लाइन में एरर आ गया, फर्स्ट लाइन हमारी प्रोसेस होगी, ओके हो गई। सेकंड लाइन में जैसे ही एरर आया तो उसने क्या कर दिया, प्रोसेसिंग वहीं पे स्टॉप कर दी। उसने क्या करा, ट्रांसलेटिंग प्रोसेस हमारा स्टॉप कर दिया वहीं पे, और एक एरर मैसेज जनरेट किया कि भाई आपके लाइन नंबर 2 पे एक एरर है, ठीक। लेकिन लाइन नंबर 3 में भी एरर है और लाइन नंबर 4 में भी एरर है। लेकिन ये एरर किसकी शो करेगा, सिर्फ लाइन नंबर 2 की शो करेगा। क्यों, क्योंकि अभी किस पे, सिर्फ लाइन नंबर 2 पे। इसने इसे चेक किया, भाई लाइन नंबर 2 में एरर है, हम आगे जा ही नहीं रहे, बात खत्म। और इसने मैसेज जनरेट कर दिया, एरर मैसेज के लाइन नंबर 2 पे में एरर है, आगे उसने प्रोसेसिंग करी नहीं, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे एरर ठीक करके दोबारा रन करोगे तो ये लाइन नंबर 3 पे जाके फिर से ब्रेक हो जाएगा, फिर से क्या करेगा, एरर मैसेज जनरेट कर देगा। फिर आपने 3 की एरर सही करी, फिर क्या करेंगे, 4 पे दे देगा एरर। तो ये क्या करेगा, ये बार बार हमें लाइन बाय लाइन एरर बताता रहेगा, ठीक है। उसमें लिखा है द इंटरप्रेटर मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट लाइन फॉर एग्जीक्यूशन ओनली आफ्टर द रिमूवल ऑफ एरर। जब तक आप लाइन नंबर, जैसा मैंने कहा था ना पहले यहाँ पे ब्रेक हुआ, जब तक लाइन नंबर 2 का एरर हम सही नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये लाइन नंबर 3 पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। एंड इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कन्वर्टिंग दैम टू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड, ठीक है। हमारा इंटरप्रेटर किसी भी इंस्ट्रक्शंस को लिखी हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखी हुई हो, जैसे जावा स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं हम, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखी हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हो, डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है किसमें, इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, स्क्रिप्टिंग हो चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, ठीक, विदाउट प्रोवियसली कन्वर्टिंग इनटू ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करे बिना भी उन्हें डायरेक्टली कर सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारी पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, मैटलैब हो गई, ये सब क्या यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर, ठीक। देयर इज अ फ्लो चार्ट ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटरप्रेटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सोर्स कोड, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। ये हमारा इंटरप्रेटर के पास गया, इंटरप्रेटर से क्या करा, एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में डायरेक्टली आउटपुट में से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक। जो भी पहली लाइन हमने, पहला फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी, लाइन नंबर 1 को इसने उठाया, इंटरप्रेटर करा और से ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में आउटपुट दिया। उसके बाद ये किस पे गया, उसके बाद ये किस पे गया, नेक्स्ट लाइन पे, उसके बाद किस पे गया, नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन उठाएगा कहाँ से, यहाँ से जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन उठाएगा किससे, मशीन को, सोर्स कोड से, फिर नेक्स्ट लाइन कन्वर्ट करेगा, फिर उसे डायरेक्ट, फिर उसे आउटपुट देगा, फिर नेक्स्ट लाइन, और ऐसे ये करता रहेगा लाइन बाय लाइन, ठीक। नेक्स्ट वन इज लिंकर। लिंकर जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका काम क्या है, लिंक करने का, किन्हें, प्रोग्राम्स को। लिंकर क्या है, लिंकर इज अ प्रोग्राम
that joins the object files produced by the assembler or compiler and other blocks of code to generate an executable file with a.exe extension. exe का मतलब है executable extension, ठीक है, और उस executable फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, exe, ठीक है। लिंकर का काम क्या है, लिंकर का काम क्या है, सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को कनेक्ट करना आपस में, ऑब्जेक्ट फाइल्स को क्या करना आपस में कनेक्ट करना। जैसे हम आपके सी का कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उसके बाद हमारी क्या है, सोर्स कोड है, तो सारी लाइब्रेरी फाइल्स को क्या करेगा, सोर्स कोड को सबको आपस में कनेक्ट करेगा, और वो कनेक्ट करने का काम किसका है, हमारे लिंकर का, ठीक है। द कंपाइलर प्रोड्यूसेस द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ अ प्रोग्राम एंड द कोड इज पास्ड ऑन टू द लिंकर, ठीक है। कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा प्रोग्राम को, और किसे भेज देगा, लिंकर के पास, डायरेक्टली नहीं होगा, किसके पास भेज देगा, लिंकर के। The linker generates the executable code using the code obtained from the assembler or compiler. Linker generates executable code. Linker क्या करेगा, executable code generate करेगा using the code obtained, जो कोड उसने assembler या compiler से ली है उनकी हेल्प से। The executable code then pass to the loader, और ये executable code किसे पास कर देगा, लोडर को। लिंकर लिंक करके सारी फाइल्स को किसके पास लोड कर देगा, लोडर के पास। लिंकर हैज़ द फंक्शनैलिटी टू सर्च एंड ऐड ऑल द लाइब्रेरीज नीडेड फॉर द एग्जीक्यूटेबल फाइल। लिंकर क्या करेगा, लिंकर के पास फैसिलिटी है, क्या फंक्शनैलिटी, सर्च करने की और ऐड करने की लाइब्रेरीज को। लाइब्रेरी फाइल्स कौन सी होती है, जैसे आप लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड, ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, और ये हम यूज़ करेंगे कब, जब हमारी ये लाइब्रेरी क्या होंगी, लिंक होंगी। अगर मेरी लाइब्रेरी लिंक नहीं हो पाई तो प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन सबके लिए क्या कर देगा, एरर मैसेज जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये इन सबको लाइब्रेरीज को ऐड करने का काम किसका है, लिंकर का। द मेन एम ऑफ द लिंकर इज टू प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसका मेन एम क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करना। लिंकर कंट्रोल्स द मेमोरी फॉर द ब्लॉक्स ऑफ कोड एंड बिल्ड्स अ लिंक बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स। ये क्या करेगा, लिंकर कंट्रोल्स मेमोरी, मेमोरी को कंट्रोल करेगा, किसे, मेमोरी के ब्लॉक्स को जो है कोड को कंट्रोल करेगा, और लिंक जनरेट करेगा किसके बीच में, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स के बीच में लिंक जनरेट करेगा। इट ऑर्गेनाइजेज द ऑब्जेक्ट्स इन द मेमोरी स्पेस, ऑर्गेनाइजेज ऑब्जेक्ट्स इन द मेमोरी स्पेस, मेमोरी स्पेस जो है उसमें ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज भी करने का काम किसका है, लिंकर का। नेक्स्ट वन इज लोडर। अभी हमने बताया था ना कि लिंकर फाइल्स को लिंक करके किसे देता है, लोडर को, ठीक है। तो भैया भाई लोडर क्या करेगा, लोडर के पास आ गई कैसी, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक। तो लोडर क्या करेगा, अ लोडर इज अ यूनिट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लोड्स प्रोग्राम एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। लोडर का काम क्या है, लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक यूनिट है जो क्या काम करती है, प्रोग्राम्स को और लाइब्रेरीज को लोड करती है, किसके ऊपर, रैम के ऊपर लोड करती है, ठीक है। किसके ऊपर लोड करती है, रैम के। इट टेक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिंकर एज एन इनपुट, इनपुट क्या होगा इसका, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होगी इसका, इनपुट, जो कहाँ से मिली है, लिंक करने से दी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोडर इज टू लोड एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कौन सी है हमारी, प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, लोड एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में एग्जीक्यूटेबल फाइल जो लिंकर से मिली हैं
उन्हें लोड करना क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक, इट एलोकेट्स द मेमोरी स्पेस टू द एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल इन द मेन मेमोरी एंड देन ट्रांसफर कंट्रोल टू द बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, ये एलोकेट करता है मेमोरी किसे, एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल, जो मॉड्यूल हमारे एग्जीक्यूट हो सकते हैं उन्हें हमारा क्या करेगा, मेमोरी स्पेस देगा, किसमें, मेन मेमोरी में, एंड देन ट्रांसफर कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और ट्रांसफर का कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर कर देगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में वो कंट्रोल वापस भेज देगा। ये काम है लोडर का। ठीक है, अब बात करते हैं एल्गोरिदम्स की। एल्गोरिदम वाज डेवलप्ड बाय अरब मैथमेटिशियन, एक अरब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक एल्गोरिदम के जनरेट की थी, डेवलप की थी। क्या कोई एल्गोरिदम नाम की चीज़ होती है। एन एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस, एल्गोरिदम होती क्या है, एन एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर कैरिड आउट इन अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, एल्गोरिदम क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एल्गोरिदम क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमें इंस्ट्रक्शंस क्या कर रखी हैं, दे रखी है, हमने क्या कर रखी है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी है एक सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमारा कोई भी प्रॉब्लम या काम एक कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, कोई भी मुझे अगर काम कंप्लीट करना है तो स्टेप बाय स्टेप उसे कैसे करूँगा, वो क्या होगी, एल्गोरिदम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश लैंग्वेज एंड हैज़ सम मैथमेटिकल सिंबल्स। इसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई काम स्टार्ट किया, सपोज मुझे क्या करना है, a प्लस बी, दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट किया प्रोग्राम, दो नंबर को रीड किया, a और b को, भाई a और b ऐड करने हैं तो a और b हमारे पास होने चाहिए। a की वैल्यू b की वैल्यू को हमने क्या करा, रीड किया, यूज़र से लिया, और दोनों को ऐड करके थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा, और उस थर्ड वेरिएबल को मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, और लास्ट में क्या करा, स्टॉप। तो ये क्या है, ये a प्लस बी प्रोग्राम, जो C प्रोग्राम है ना a प्लस बी, उसका क्या है, एल्गोरिदम। ठीक, इसी पे हम सिंटैक्स लगा के क्या कर देंगे, प्रोग्राम में से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी काम अगर मुझे कंप्लीट करना है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसका स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, तो वो क्या होगा, हमारा कहलाएगा एल्गोरिथम। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जैसे नाम से पता है, फ्लो, कि हमारा कंट्रोल किस फ्लो में जा रहा है, डेटा हमारे इंस्ट्रक्शन का फ्लो क्या है, वो किस में दिखाई देगा, फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम और अ पोर्शन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसका, एल्गोरिथम का। क्या होता है फ्लो चार्ट, के इंस्ट्रक्शन हमारे एक के बाद एक कैसे रन कर रही हैं, या फिर हमें एक के बाद एक कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है, वो हमारा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वे टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। या हम ये भी कह सकते हैं डायग्रामेटिकली, कि डायग्राम की हेल्प से हमें कैसे बनाता है, कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसका इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसको क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स आर ड्रॉन यूजिंग सर्टेन स्पेशल पर्पज सिंबल्स। इसके लिए हम स्पेसिफिक कुछ पर्पज सिंबल्स रखे हैं, जैसे कि इसमें रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं, डायमंड यूज़ कर सकते हैं, ओवल यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल सर्किल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। और हर एक शेप का एक अलग काम है, एक स्पेसिफिक क्या है, काम, और स्पेसिफिक नेम है फ्लो चार्ट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें ओवल, अगर ओवल क्या होता है, अंडाकार। ओवल की बात करूँ तो ये किसे डिनोट करता है, टर्मिनल्स को, यानी कि स्टार्ट और बिगिनिंग और स्टॉप और एंड, कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, हमारा अब जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, वो काम किसका है, ओवल।
अगर मुझे लिखना है, जैसे मैं स्टार्ट करना है तो ओवल बना के क्या लिखूँगा, स्टार्ट, और यहीं पे एंड करना है तो एंड, या फिर स्टार्ट या स्टॉप भी लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम, इसका काम क्या है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, मेकिंग डेटा अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग, इनपुट और रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ठीक। ये क्या बताता है हमें, इनपुट और आउटपुट का डिनोट करता है। पैरेललोग्राम से क्या डिनोट करते हैं हम, इनपुट और आउटपुट। रेक्टेंगल, इससे क्या डिनोट करते हैं हम, प्रोसेसिंग, कि यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक। एनी प्रोसेसिंग टू बी डन, अ प्रोसेस चेंजेस और मूव डेटा, एन असाइनमेंट ऑपरेशन, कोई असाइनमेंट ऑपरेशन हो रहा है, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, हम किससे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल से। नेक्स्ट डायमंड, डायमंड बताता है डिसीजन, इफ एल्स के लिए यूज़ करते हैं डायमंड, हम डायमंड शेप को यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। डिसीजन और स्विचिंग टाइप ऑफ ऑपरेशन, कहीं पर डिसीजन लेना पड़ रहा है कि इट इज़ ट्रू है तो ये काम करो, फॉल्स है तो ये काम करो, ठीक है। अगर हमारी यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी है, यहाँ पे क्या है, कोई कंडीशन है, अगर वो यस है तो ये काम करो, नो है तो कुछ और प्रोसेस करना है। ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सर्किल्स आर दी कनेक्टर्स यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट, सर्किल यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए। एरोज हमें क्या बताते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ज्वाइंट टू सिंबल्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन या कंट्रोल हम कुछ भी कह सकते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को शो करते हैं, और दो सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट pseudocode, pseudocode is an informal way of programming description that does not require any scripting, program language, syntax और underlying technology considerations। pseudocode क्या है हमारा, प्रोग्रामिंग डेस्क्रिप्शन, प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्रामिंग डेस्क्रिप्शन जो लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, pseudocode, ठीक। दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोग्रामिंग, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोग्रामिंग, दिस इज द प्रोग्रामिंग डेस्क्रिप्शन। देखो ध्यान देना, ये एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है, ये सोर्स कोड नहीं है, एक्चुअल सोर्स कोड नहीं है, ये क्या है, प्रोग्रामिंग डेस्क्रिप्शन, सोर्स कोड का डेस्क्रिप्शन है, ठीक। इसीलिए इसे लिखने के लिए ना हमें किसी सिंटैक्स की ज़रूरत है और ना ही किसी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में भी हम लिख सकते हैं, ठीक। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन आउटलाइन और अ रफ ड्राफ्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ड्राफ्ट या फिर आउटलाइन, ड्राफ्ट या आउटलाइन क्या बोलते हैं हम, किसी भी प्रोग्राम का बेस बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, pseudocode, ठीक है। pseudocode समराइज अ प्रोग्राम्स फ्लो बट एक्सक्लूड अंडरलाइंग डिटेल्स, ठीक है। ये है pseudocode में हम प्रोग्राम का फ्लो तो बताते हैं लेकिन उस इतना डिटेल में नहीं होता, अंडरलाइंग डिटेल्स उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते, ठीक। pseudocode इज एन एक्चुअल प्रोग्राम, इज नॉट एन एक्चुअल लैंग्वेज, pseudocode इज नॉट एन एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको बताया ये एक्चुअल सोर्स कोड प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, क्योंकि pseudocode हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ठीक। सो इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम इसे कंपाइल भी नहीं कर सकते। इट यूजेज शॉर्ट टर्म्स और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज सिंटैक्सेस टू राइट कोड फॉर प्रोग्राम्स बिफोर इट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म्स यूज़ करता है और क्या यूज़ कर सकता है, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता है, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं। टू राइट अ प्रोग्राम बिफोर एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले हम इसमें इसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म्स और इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट pseudocode, pseudocode का एग्जाम्पल है ये। लेट कंसिडर एन एग्जाम्पल
of implementing a simple program that calculates average of 3 नंबर। ये क्या कैलकुलेट करके देगा आपको? एवरेज ऑफ 3 नंबर यूजिंग स्यूडो कोड एंड सी लैंग्वेज। ठीक है, स्यूडो कोड हम भी लिख रहे हैं किसके लिए? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। किसके लिए? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स के लिए। ठीक, सबसे पहले क्या करा? स्यूडो कोड को स्टार्ट किया। भाई 3 नंबर का अगर आउटपुट चाहिए, मैं क्या करा? 3 नंबर इनपुट करा लिए, जैसे कि अपने ABC इनपुट करा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ABC इनपुट करा लिया। अब कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स। इन नंबर्स का क्या करना है? सम कैलकुलेट करना है। इस लाइन पे हमने क्या करा? 3 नंबर इनपुट कराए ABC, यहाँ पे उनका क्या करा? सम कैलकुलेट किया, और इस सम को सेव करा किस में? सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, है ना। A प्लस B का सम क्या कर लिया? सेव कर लिया किस में? सम के अंदर। ठीक, डिवाइड द सम बाय 3 टू गेट द एवरेज। जो ये सम आपका आया है SUM सम, इसे किससे डिवाइड कर दो? 3 से, और इसे किसमें स्टोर कर लो? एवरेज में। तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। और बाद में इस एवरेज को क्या कर दो? डिस्प्ले कर दो, प्रोग्राम एंड। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्यूडो कोड का इंस्ट्रक्शंस तो लिखी है, लेकिन एक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे होते तो हम इसे ऐसे लिखते, भाई इनपुट द वैल्यू ऑफ ABC एंड %A एंड %B करके हम लिखते। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे सिर्फ लिखा है इनपुट 3 नंबर्स, कैलकुलेट सम ऑफ 3 नंबर्स, और उस सम को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखी है, इतना एक्चुअली डिटेल एक्चुअल प्रोग्राम यहाँ पे नहीं लिखते स्यूडो कोड में। नेक्स्ट, सोर्स कोड। अभी स्यूडो कोड की बात हो रही थी, उस स्यूडो कोड को कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड में। ठीक है, सोर्स कोड रेफर्स टू हाई लेवल कोड और असेंबली कोड विच इज जनरेटेड बाय ह्यूमन और प्रोग्रामर। ठीक है, सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड हमारा एक्चुअल हाई लेवल कोड है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो कोई भी कोड, जैसे सी का कोड हो गया, सी में लिखा है, किसी असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, तो वो क्या हो गया? हमारा सोर्स कोड, जो किसी प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया हो। सोर्स कोड इज इजी टू रीड एंड मॉडिफाई। सोर्स कोड कैसा होता है? इजी टू रीड एंड मॉडिफाई। आसानी से हम इसे रीड कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इट इज़ रिटन बाय प्रोग्रामर बाय यूजिंग एनी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये कैसे लिखा होता है? ये एक प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में हम इसे लिख सकते हैं, और इंटरमीडिएट लैंग्वेज विच इज़ ह्यूमन रीडेबल, किसी भी इंटरमीडिएट लैंग्वेज में हम इसे लिख सकते हैं सोर्स कोड को। सोर्स कोड कंटेन्स कमेंट्स दैट प्रोग्रामर पुट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोर्स कोड के अंदर हम कमेंट्स भी लिखते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, ये क्या है? दिस इज अ कमेंट। ये क्या है? कमेंट है। किस लिए लिखा मैंने? ताकि पता चल सके कि हमने प्रोग्राम किसके लिए लिखा है? हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। ये एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? कमेंट। कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। यहाँ पे हमने क्या किया? हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंक्लूड की। हैश मेरा क्या है? प्री प्रोसेसर। हमने एक फंक्शन बनाया मेन फंक्शन, और इसके अंदर प्रिंट कराया printf हेलो वर्ल्ड। ये जो printf फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का फंक्शन है। अगर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी ना लगाएं तो printf की क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये चार्ट बना हुआ है, ये असेंबली कोड और हाई लेवल कोड है, इनसे हम क्या बना रहे हैं? सोर्स कोड बना रहे हैं। और एग्जीक्यूटेबल, इनको हम कन्वर्ट कर देंगे एग्जीक्यूटेबल कोड, लाइब्रेरी फाइल, और बाइट कोड में ये क्या बन जाएगा? मशीन कोड, जिसे आप ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर कैसी होती है?
सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में कुछ सेक्शंस होते हैं, 6 सेक्शंस, 6 सेक्शंस होते हैं उसमें। पहला डॉक्यूमेंट सेक्शन, प्रोसेसर सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। 6 सेक्शंस हैं हमारे किसी भी सिंपल स्ट्रक्चर में, किसके, सी प्रोग्राम के। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसर, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन की। डॉक्यूमेंट सेक्शन जैसे हमने देखा था, डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या होता है, कमेंट्स। डॉक्यूमेंट सेक्शन की बात करूं तो डॉक्यूमेंट सेक्शन है हमारा कमेंट्स। डॉक्यूमेंट सेक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक, डॉक्यूमेंट सेक्शन इंक्लूड्स द स्टेटमेंट स्पेसिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम सच एज प्रोग्राम्स नेम, जैसे हमने पीछे लिखा था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, डेट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें, नेम हो सकता है प्रोग्राम का, डेट हो सकती है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, और कुछ भी टाइटल, हम आपको कुछ टाइम रखना है तो नाम रख सकते हैं प्रोग्राम का। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 तरीके रिप्रेजेंट करने के। या तो आप किसी भी लाइन के, जो भी लाइन लिख रहे हैं प्रोग्राम में, ये सी का है, ये किसका है, सी का रिप्रेजेंटेशन तरीका है, किसका, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं। या तो हम क्या कर सकें, डबल यूज़ करें, ये किसका सिंबल होता है, डिवाइड का सिंबल होता है ना, डिवाइड के लिए इसे 2 बार यूज़ कर लेना आप। या फिर क्या कहते हैं, डिवाइड के साथ स्टार स्टार्टिंग में और डिवाइड के साथ स्टार लास्ट में। ये सिंगल लाइन के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, सिंगल लाइन के लिए। तो ये होता है मल्टीपल लाइन, मल्टीपल लाइन्स। मान लीजिए बहुत सारी लाइन्स मेरे पास लिखी हुई हैं, स्टार लगाया, 1 2 3 4 5 लाइन्स लिखी हुई हैं, सबको मुझे कमेंट करना है एक बार में, डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है 5 लाइन में। एक लाइन में मेरी बात नहीं आई तो लास्ट में क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्टार और बैक स्लैश, ख़त्म। ठीक है, इसे हम बैक स्लैश ही बोलते हैं, डिवाइड का साइन होता है। ये भी क्या हो गया, हमारा कमेंट हो गया। या फिर मैं 2 बार बैक स्लैश लगा दूँ तो ये भी क्या हो गया, कमेंट, डॉक्यूमेंटेशन काम आएगा। ये किसी भी सिंगल लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये हम मल्टीपल लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बोथ मेथड्स वर्क एज द डॉक्यूमेंट सेक्शन इन अ प्रोग्राम। ठीक है, दोनों तरीके से आप डॉक्यूमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम, ये क्या करता है, किसी प्रोग्राम का ओवरव्यू आपको देता है। एनीथिंग रिटन इनसाइड विल बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एंड विल नॉट इंटरफेयर इन द स्पेसिफिक कोड। इनके बीच में लिखा हुआ, यानी कि डॉक्यूमेंट सेक्शन में लिखा हुआ कोई भी लाइन इंटरफेयर नहीं करती, किसमें, नॉट इंटरफेयर विद स्पेसिफिक कोड, स्पेसिफिक कोड के साथ इंटरफेयर नहीं करती। अगर यहाँ पे आपने ऐसे करके हमने क्या करा, बैक स्लैश, तो मैंने ये लिख दिया ना, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया बाद में प्रिंट एफ सी, है ना। हमने करा प्रिंट एफ, कुछ भी स्पेसिफायर लगाया %d, और यहाँ पे सी को मैंने प्रिंट करा दिया। तो अगर मैंने सी को ऊपर डिफाइन नहीं किया तो सी की क्या कर देगा, एरर दे देगा, क्योंकि हमने सी यहाँ पे क्या लिखा है, सी मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में लिखा है, तो सी की, हमारे जो सी है, सी की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कोड को इंटरफेयर नहीं करता किसी भी तरह से। नेक्स्ट, प्री प्रोसेसर सेक्शन। The preprocessor section contains all the header files used in a program and it informs the system
टू लिंक द हेडर फाइल्स टू द सिस्टम लाइब्रेरीज। जैसा हमने बताया लिंक, प्री प्रोसेसर क्या करेगा, प्री प्रोसेसर सेक्शन में क्या होंगे हमारे सारे हेडर फाइल्स को, कंटेन हेडर फाइल्स यूज्ड इन अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में कितने हेडर फाइल्स यूज होंगे, सारे कहाँ पे होंगे आपके प्री प्रोसेसर सेक्शंस में लिखे होंगे। ठीक है, इट इन्फॉर्म्स द सिस्टम टू लिंक द हेडर फाइल्स विद द सिस्टम लाइब्रेरीज। देखो लिंक करता है, और ये लिंक करने का काम किसका होता है, मैंने ये बताया था आपको, लिंकर का। किसका काम होता है, लिंकर का। तो लिंकर क्या करेगा, लिंक करेगा हेडर फाइल्स को किससे, सिस्टम्स की फाइल से। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका लिखने का तरीका क्या है, हैश। ये जो हैश है इसे ही हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। हैश को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का काम क्या है, हैश इंक्लूड, यानी कि प्री प्रोसेसर क्या करे, इंक्लूड करे किसे, STDIO, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। डॉट एच एक्सटेंशन होता है किसके लिए, डॉट एच है एक्सटेंशन किसके लिए, हेडर फाइल का। ये क्या है, हेडर फाइल का नाम। ठीक, इंक्लूड मतलब के इंक्लूड करना है। प्री प्रोसेसर का मतलब है प्री प्रोसेसर कि हमारा प्रोग्राम प्रोसेस होने से पहले ये हेडर फाइल्स लिंक हो जानी चाहिए, किससे, सिस्टम्स की लाइब्रेरी से। अदरवाइज क्या करेगा वो, कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए। ठीक है, एक और हमारी हेडर फाइल होती है कोनियो, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक, यहाँ लिखा है द हैश इंक्लूड स्टेटमेंट इंक्लूड्स द स्पेसिफिक फाइल एज अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन एट द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन। ठीक है, हैश इंक्लूड स्टेटमेंट इंक्लूड करता है क्या, किसी भी स्पेसिफिक फाइल को एज अ पार्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन के पार्ट की तरह एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के टाइम पे इसे ऐड करता है। द कंटेंट्स ऑफ द इंक्लूडेड फाइल आर कंपाइल्ड अलॉन्ग विद द फंक्शंस बीइंग कंपाइल्ड। और जितना भी कंटेंट है इसका इंक्लूडेड फाइल का, यानी कि इन फाइल्स का, वो क्या होगा, कंपाइल होगा। क्या होगा, कंपाइल अलॉन्ग विद द फंक्शंस बीइंग कंपाइल्ड, बाकी फंक्शन के साथ भी ये क्या होगा, कंपाइल होगा। द हैश इंक्लूड std.h कंसिस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, जैसे मैंने बताया था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स सारे फंक्शन इसमें होंगे, विच कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ stdi.in, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर। std फॉर स्टैंडर्ड एंड EER फॉर एरर। स्टैंडर्ड एरर्स के क्या होंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होंगे, स्टैंडर्ड इनपुट क्या होंगे, उनके साथ की डेफिनेशन इसमें स्टोर होगी। वेन एवर द डेफिनेशंस ऑफ stdi.n, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर आर यूज्ड इन अ फंक्शन, द स्टेटमेंट दिस हैश इंक्लूड std.h नीड टू बी यूज्ड। जब भी आप स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट या फिर स्टैंडर्ड एरर डेफिनेशन यूज़ करोगे तो आपको ये हेडर फाइल लगानी ज़रूरी है। नीड टू बी यूज्ड, यूज़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, डेफिनेशन सेक्शन, यानी कि डिफाइन करना। ठीक है, द हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर इज यूज्ड to create a constant throughout the program. Whenever this name is encountered by the compiler, it replaced by the actual piece of defined code. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू डिफाइन करनी है, किस में, स्टार्टिंग में। ठीक, वैल्यू डिफाइन करनी है कहाँ पे, स्टार्टिंग में, जो हमारी ग्लोबली क्या रहे, सेम रहे। और मैं कहीं भी अगर वो नाम लिखूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर ले, उसकी वैल्यू कंसीडर कर ले। तो उसके लिए हम प्री प्रोसेसर यूज़ करते हैं और कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफाइन, हैश डिफाइन a इक्वल टू 2। जैसे मैंने a इक्वल टू 2 यहाँ पर डिफाइन कर लिया, ये क्या होगा, ये मेन फंक्शन से ऊपर डिफाइन होगा हेडर फाइल के जस्ट बाद। ठीक, a इक्वल टू 2, हमने यहाँ पे a इक्वल टू 2 ले लिया, यानी कि प्रोग्राम में जहाँ पर भी मैं a लिखूँगा, जहाँ पर भी हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेगा कि ये किसके बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे किससे, हम 2 से। अगर हमने a को डिफाइन भी नहीं करा, ऐसे लिख दिया c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये क्या करेगा, और मेरा है b इज इक्वल टू
3, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ए की वैल्यू ले लेगा 2 और बी की वैल्यू ले लेगा 3, क्या दे देगा रिटर्न में 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू फंक्शन में आप पूरे ऑल ओवर द प्रोग्राम कहीं भी यूज़ करो तो क्या ले लेगा, वो 2 से रिप्लेस कर देगा। इसे हम बोलते हैं डेफिनेशन सेक्शन। ठीक, इसका एक और नाम भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं हम, इसका हम क्या बोलते हैं, मैक्रोज। ठीक है, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, मैक्रोज के। ठीक, नेक्स्ट ग्लोबल सेक्शन। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन section contains global variables, function declaration and static variables. ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या मिलेंगे हमें, ग्लोबल वेरिएबल्स मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, फंक्शंस की डिक्लेरेशन, ग्लोबल फंक्शन की डिक्लेरेशन, और स्टैटिक वेरिएबल्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल। ठीक, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैं फंक्शन डेफिनेशन की बात करूं, जैसे मुझे एक फंक्शन लेना है, यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लेना है स्क्वायर, स्क्वायर नाम से एक फंक्शन लिया और इसमें इनपुट पास किया इंट एक्स। ठीक, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मेरा रिटर्न टाइप कैसा हो गया, इंटीजर। तो ये क्या होगी, फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या होगी ये, फंक्शन डिक्लेरेशन, कि फंक्शन हमने एक डिक्लेयर किया है, लेकिन इसे डिफाइन क्या करेंगे, डिफाइन हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल भी यहाँ पे आप अपने क्रिएट कर सकते हैं ग्लोबल सेक्शन में। वेरिएबल्स एंड फंक्शंस विच आर डिक्लेयर इन दिस स्कोप कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इस सेक्शन में डिफाइन किए हुए आपके वेरिएबल्स और फंक्शंस आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह से एरर नहीं आएगी। इनका स्कोप कैसा होता है, ग्लोबल स्कोप होता है, पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। हर सी प्रोग्राम के पास एक मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, आपका एरर आ जाएगी। द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में क्या करते हैं हम, मेन फंक्शन लिखते हैं। ऑपरेशंस लाइक डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूशंस आर परफॉर्म्ड इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस ऑफ मेन प्रोग्राम। ठीक है, जितने भी ऑपरेशन हैं वो हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, द कर्ली ब्रेसेस ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का जो आपका कर्ली ब्रेसेस है, इसके बीच में आप ऑपरेशन सारे और डिक्लेरेशन एग्जीक्यूशन सब इसके बीच में आप लिखेंगे। ठीक, द रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन कैन बी इंट एज वेल एज वॉइड टू। इसका रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकता है, वॉइड मतलब कि नल, कुछ नहीं, और इंट, इंटीजर टाइप भी हो सकता है। द वॉइड मेन फंक्शन टेल्स द कंपाइलर दैट द प्रोग्राम विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वॉइड क्या बताता है हमें, वॉइड में बताता है कि प्रोग्राम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इंट मेन फंक्शन क्या बताता है कंपाइलर को कि वो कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप इसमें वॉइड भी लिख सकते हैं और इंटीजर भी हम लिख सकते हैं। रिटर्न टाइप आपका वॉइड और इंटीजर कैसा भी हो सकता है मेन फंक्शन का। नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। लास्ट यूजर डिफाइंड, जो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, मेन फंक्शन करना जरूरी है। यूजर डिफाइंड फंक्शन आप चाहें तो लिखें, नहीं ज़रूरत है तो ना लिखें, कोई कंपल्सन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी कंपल्सन नहीं है। ठीक, द यूजर डिफाइंड फंक्शंस स्पेसिफाइड द फंक्शंस स्पेसिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। जैसे मैंने बताया, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, हम ये कर भी सकते हैं और नहीं अगर ज़रूरत है तो ना भी करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कलर, सम, डिवीज़न, ये सब क्या है,
यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, कलर, सम और डिवीजन एटसेट्रा। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर कॉल्ड इन दिस सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। यूजर डिफाइंड फंक्शन इस सेक्शन में हम कॉल करते हैं। द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज शिफ्टेड टू द कॉल्ड फंक्शन वेन एवर दे आर कॉल्ड फ्रॉम द मेन और आउटसाइड द मेन फंक्शन। ठीक है, प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो किसके पास पहुंच जाएगा, इस फंक्शन के पास पहुंच जाएगा जब भी आप इसे कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो इसके पास क्या होगा, कंट्रोल पहुंच जाएगा। दीज आर स्पेसिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्रामर, और ये प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया यूजर डिफाइंड, इसका रिटर्न टाइप कैसा है, इंटीजर, नेम है सम, और इसमें हमने पैरामीटर पास किया आर्गुमेंट्स, एक एक्स पास किया और एक वाई पास किया, और रिटर्न किया एक्स प्लस वाई का सम हमने इसमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो एस वाई कैसा हो जाएगा, इंटीजर टाइप का रिटर्न इसमें हो जाएगा सम। ठीक, अब ये तो मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हो गया। अगर मुझे इसे कॉल करनी है तो क्या करूँगा, मैं सीधे लिखूँगा कोई भी वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे, a इज इक्वल टू सम ब्रैकेट 10,20। हम क्या करेंगे, a मैंने एक वेरिएबल लिया, सम को कॉल किया और इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास किए 10 और 20, यानी कि 10 किस में पहुंच जाएगा, x में, और 20 किस में पहुंच जाएगा हमारे y में, और x प्लस वाई की वैल्यू ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, यानी a की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। ये शो नहीं करेगा इज इक्वल टू 30, ठीक है, लेकिन आ जाएगा जब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ %d, a, तो यहाँ पे आउटपुट में a की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट करेगा वो 30, यानी a की वैल्यू कितनी होगी मेरी 30। ठीक है, ये होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने किसी पर एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, राइट एंड एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम। पहला अब जब हम एक्चुअल सी प्रोग्राम लिख के देखते हैं। ठीक है, हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या करा, प्री प्रोसेसर लिखा, इंक्लूड कीवर्ड यूज़ किया, यहाँ पे क्या लिखी, हेडर फाइल, हैश इंक्लूड stdio.h। कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करी हमने यहाँ पे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, मेन फंक्शन लिया जिसका रिटर्न टाइप कैसा है, इंटीजर टाइप। इस मेन फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक फंक्शन यूज़ करा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन किस लाइब्रेरी का फंक्शन है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का फंक्शन है। ये कैसा है, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन। ये क्या है, कैसा फंक्शन है, std आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, जो क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो सी लैंग्वेज। प्रिंट में क्या है सिंटैक्स का, कि प्रिंट के पैरेंथेसिस के बीच में हम क्या करेंगे, डबल कॉलन लगा के जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग रीड होगा। ये क्या हो, एज अ स्ट्रिंग रीड होगा, और प्रिंट क्या हो जाएगा, हेलो सी लैंग्वेज। और यहाँ पे रिटर्न टाइप हमारा कैसा होगा, जीरो। क्यों जीरो, क्या है, क्योंकि हमें क्या लेना था, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर था हमारे मेन फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट, सिंटैक्स एरर्स इन कंपाइलेशन। अब एरर कैसी कैसी आती है हमारे प्रोग्राम लिखने में, अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो एरर आ जाएंगे, एरर भी आती हैं। तो कैसी आती है, पहले आती है सिंटैक्स एरर, एरर्स दैट ऑकर्स व्हेन violate the rules of writing C और C++ syntax are known as syntax error। देखो C और C++ की बात नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका अगर राइटिंग सिंटैक्स लिखने का जो हमारा तरीका है, एक स्पेसिफिक तरीका है जो ग्रामर है, अगर उसे आपने उसे वायलेट किया तो उस एरर को हम बोलेंगे सिंटैक्स एरर, यानी कि आपने लिखने में गलती करी है। ठीक है, दिस कंपाइलर एरर
includes sometimes that must be fixed before the code can be compiled। और बिफोर ये जो कंपाइलर एरर है इसे हमें क्या करना है, मस्ट बी फिक्स, ये हमारी फिक्स होनी चाहिए बिफोर कोड कैन बी कंपाइल्ड। कंपाइल कोड को कंपाइल करने से पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज कोड हमारा रन नहीं करेगा। ऑल दीज एरर्स आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर एंड दस आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर। और ये सारी एरर, सिंटैक्स एरर सारी कौन डिटेक्ट कर सकता है, हमारा कंपाइलर डिटेक्ट कर सकता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर भी बोल सकते हैं, इसे हम कंपाइल टाइम एरर भी बोलते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंट सिंटैक्स एरर्स, सबसे कॉमन सिंटैक्स एरर कौन कौन सी आती हैं, जैसे मिसिंग पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मिस कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट जो होते हैं पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है, या फिर कर्ली ब्रैकेट मिस कर दिया हमने, ठीक। प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना विदाउट डिक्लेरेशन, यानी कि अगर मैंने इंटीजर x ऐसे डिफाइन नहीं किया और बाद में उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी printf %d, x, ठीक, हमने क्या करा, x को यहाँ पे क्या करा, डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू क्या करी, प्रिंट की, इसकी वैल्यू क्या की हमने, प्रिंट। अगर मैं ये प्रिंट करूं और ये डिक्लेरेशन ना हो तो ये क्या दे देगा, ये क्या हो जाएगी, एरर, ये क्या आ जाएगी, एरर, ठीक है। मिसिंग सेमीकोलन, जैसे हर लाइन के बीच बाद में हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन कहीं पे लगाना भूल गए तो उसकी भी हम एरर आ जाएगी, और ये कैसी होगी, सिंटैक्स एरर। एक एरर होती है हमारी लॉजिकल एरर, ठीक है, कैसी होती है, ऑन कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट ऑब्टेन व्हेन सर्टेन इनपुट वैल्यूज आर गिवन, ठीक। These types of errors will provide incorrect output but appears to be error free are called logical errors। अब देखो लॉजिकल एरर क्या है, जहाँ हमारे लॉजिक में गलती हो, यानी कि मैंने क्या करा, मुझे कुछ परफॉर्म करना था, मुझे सपोज स्क्वायर निकालना था, किसका, स्क्वायर निकालना था, किसका, 4 का, 4 का स्क्वायर निकालना था, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कैसा आना चाहिए, 16 आना चाहिए, 4 का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 16, लेकिन आउटपुट आ रहा है मेरा क्या, 15, आउटपुट कैसा आ रहा है मेरा, 15। अब अगर 15 आ रहा है तो वही गलत है, लॉजिकली क्या गलत है, लेकिन इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, ये कैसा होगा, एरर फ्री, कोड एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन आउटपुट सही नहीं आएगा, ठीक है। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट ऑब्टेन, कि डिजायर्ड आउटपुट हमारा इसका ऑब्टेन नहीं हो रहा, ठीक है, जब हम कोई वैल्यू इसमें इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट तो गलत आ रहा है लेकिन इनपुट हम सही दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एरर भी नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है, तो ये कैसे होगा हमारा, लॉजिकल एरर, ठीक। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर डन बाय द बिगिनर्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जो नए नए सीखना शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग, वो बहुत ज़्यादा गलती इसमें कर देते हैं। दीज एरर solely depend on logical thinking of the programmer and are easy to detect if we follow lines of execution and determine why the program takes that path of execution, ठीक है। अगर हम बारीकी से ध्यान से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन देखें, ट्रबल शूटिंग करें, तो हम जान सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गलत क्यों कर रहा है, आउटपुट गलत क्यों आ रहा है, इजीली हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एग्जीक्यूटेबल कोड, ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। ऑब्जेक्ट कोड्स इज द आउटपुट ऑफ कंपाइलर आफ्टर इट प्रोसेस द सोर्स कोड। सोर्स कोड को प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड होगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट कोड इज यूजुअली अब मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड कैसा होता है, यूजुअली ये मशीन कोड होता है।
ऑल्सो कॉल्ड अ मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज कोड या फिर मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं सब, विच कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीपीयू। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीपीयू के लिए डायरेक्टली अंडरस्टूडेबल हो सकता है। सम कंपाइलर्स आर डिजाइंड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, कुछ कंपाइलर हम ऐसे डिजाइन करते हैं जो ऑब्जेक्ट कोड ना बना के क्या बनाते हैं, हमारे असेंबली कोड बनाते हैं। ठीक है, कुछ कंपाइलर असेंबली कोड भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ डायरेक्टली हमारे ऑब्जेक्ट कोड भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड्स की। एग्जीक्यूटेबल कोड्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइनरी, बाइनरी कोड भी बोलते हैं। एग्जीक्यूटेबल कोड इज द आउटपुट ऑफ लिंकर आफ्टर इट प्रोसेस द ऑब्जेक्ट कोड। देखो एग्जीक्यूटेबल कोड किसका प्रोडक्ट है, आउटपुट किसका है, लिंकर का। वो सारी फाइलें आपस में लिंक करके क्या बनाता है, लास्ट में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, एग्जीक्यूटेबल कोड। तो एग्जीक्यूटेबल कोड किसका आउटपुट है, लिंकर का। ठीक है, अ मशीन कोड फाइल कैन बी इमीडिएटली एग्जीक्यूटेबल। मशीन कोड की फाइल जो है इमीडिएटली एग्जीक्यूटेबल होती है। ठीक है, मशीन कोड है तो उसे कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कैसी होती है, हमारी एग्जीक्यूटेबल होती है। दैट इज रनेबल एज अ प्रोग्राम, उसे हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। और इट माइट रिक्वायर लिंकिंग विद अदर ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स लाइक लाइब्रेरीज। ठीक है, और हम उसे लिंक कर सकते हैं किसके, ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स के, जिन्हें हम लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल कोड, टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल कोड, कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने के लिए हम लाइब्रेरी फाइल्स भी लिंक करते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स इन सी। इन केस ऑफ सी, input outputs is provided to us by the C standard library via a set of functions defined in stdio.h header file। अगर मैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की बात करूं किसके, C के, तो ये हमें कहां से प्रोवाइड होंगे, जो आपकी हेडर फाइल होगी ना, स्टैंडर्ड stdio.h हेडर फाइल जो है, इसके अंदर सारे हमें गिवन होते हैं। और इसे हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, सिंटेक्स क्या लिखने का, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज ऑन द टॉप ऑफ योर सी फाइल। ठीक है, सी प्रोग्राम जो लिख रहे हैं उसके सबसे टॉप पे हम क्या करें, इसे लिखें, तो ये हमारा को हेडर फाइल इंक्लूड हो जाएगी और इसके सारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अस अमॉन्ग मैनी अदर फंक्शंस, बहुत सारे अदर फंक्शंस भी हमें क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। जैसे कि एक प्रिंट एफ फंक्शन है जो प्रिंट करने का काम आता है, स्कैन एफ जो आउटपुट इनपुट स्कैन करने का काम आता है, गेट्स जो कैरेक्टर स्कैन करने का काम आता है, जो हम स्कैन एफ की तरह काम करता है, पुट्स हमारा प्रिंट की तरह काम करता है, प्रिंट एफ की तरह, गेट केयर, गेट केयर मतलब गेट कैरेक्टर फ्रॉम दी आउटपुट स्क्रीन, पुट केयर पुट द कैरेक्टर ऑन आउटपुट स्क्रीन। फंडामेंटल डेटा टाइप्स, कौन कौन से डेटा टाइप्स हम इसमें यूज करते हैं, सी लैंग्वेज की बात करें तो सी का यूज करेंगे। फंडामेंटल डेटा टाइप्स इज वेरी बेसिक, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डेटा टाइप्स। ठीक है, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, और इन्हें एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं हम, प्राइमरी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, हम इन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वाइड, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर और फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ये चार क्या है हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, वाइड के लिए वाइड यूज़ करते हैं, फ्लोट के लिए फ्लोट कीवर्ड यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए हम करते हैं इंट, इंटीजर के लिए हम करते हैं इंट। ठीक है, INT। ठीक है, कैरेक्टर के लिए कैर, CHAR, कीवर्ड क्या हो जाएंगे, कैर। ठीक, इट यूजेस कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कैर, कैरेक्टर किसकी फॉर्म में यूज करेगा, कैर की, अनसाइंड कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर एटसेट्रा। कैरेक्टर का मतलब है ABCD अल्फ़ाबेट स्पेशल सिंबल क्या होते हैं सब हमारे
करेक्टर्स होते हैं, 1 2 3 भी हमारे करेक्टर हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, और ये हमारे एज अ करेक्टर भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ABCD तो हमारे करेक्टर्स में आते हैं ही, ठीक है। ये अनसाइंड भी हो सकते हैं, साइंड भी हो सकते हैं। फॉर करेक्टर्स प्रेजेंट इन फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जो करेक्टर प्रेजेंट है फंडामेंटल डेटा टाइप में उसमें हम यूज़ करते हैं। इट यूजेज इंटीजर फॉर इंटीजर विद नो डेसिमल डिजिट। भाई अगर कोई भी मैं अगर वैल्यू लिख रहा हूँ 1 2 3 4, जिसमें हमारे डॉट नहीं है, हमारे क्या है पॉइंट्स में नहीं है वैल्यू, जो हमारी कैसी होगी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू मतलब कि पूरा नंबर एक, जिसमें कोई भी फ्रैक्शन ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे इंटीजर। तो हम किस में रखते हैं इंटीजर में रखते हैं, वो इंटीजर में। और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं इंट। वी कैन क्लासीफाई इट एज अनसाइंड एंड साइंड। ये साइंड भी हो सकते हैं और अनसाइंड भी हो सकते हैं, ठीक। और क्लासीफाई कैसे करते हैं, इंट लिख सकते हैं, लॉन्ग इंट, साइज़ का डिफरेंस है, शॉर्ट इंट, ठीक है। लॉन्ग इंट शॉर्ट इंट, इसमें सिर्फ साइज़ का डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वी यूज़ void when we don't require a return type। जब हमें कोई भी रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं चाहिए होता, तो मैं क्या लिखता हूँ void, ठीक है। CA में क्या अनुमति देता है कि आप लिखें void, तो आपको कोई भी रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वैल्यू आपका फंक्शन अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो हम वहाँ पे void लिख सकते हैं। void मतलब नल। वी यूज़ फ्लोट्स फॉर डेसिमल नंबर्स। अब देखो बात यहाँ पे पूरे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल नंबर कहते हैं, हमें लिखना है 1.23 5.503। तो ये सब क्या है आपकी डेसिमल वैल्यूज़, जिन्हें हम क्या बोलते हैं फ्लोट वैल्यूज़, ठीक है, फ्लोट्स। इसलिए फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं डेसिमल वैल्यूज़ के लिए। क्लासिफिकेशन ऑकर्स, डबल यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड इसके लिए, और लॉन्ग डबल, 3 कीवर्ड यूज़ होते हैं, डबल, फ्लोट एंड लॉन्ग डबल, ठीक है। फ्लोट का साइज़ सबसे छोटा होता है, फिर डबल होता है, और उसके बाद लॉन्ग डबल। नेक्स्ट डेटा टाइप्स इन सी। ये आपके डेटा टाइप्स हैं। अभी तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स करे, प्राइमरी डेटा टाइप्स, और ये हमारे कैसे हैं सारे डेटा टाइप्स। अभी हमने कौन से पढ़े प्राइमरी डेटा टाइप्स, जिसमें कहा है आपके इंटीजर, करेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट और वॉइड। ये हमारे ड्राइव डेटा टाइप हैं। ड्राइव डेटा टाइप मतलब जो प्राइमरी डेटा टाइप से मिलके बनेंगे वो हमारे कैसे होते हैं ड्राइव डेटा टाइप, जिसमें आपके फंक्शन आ गए। फंक्शन जैसे मैंने बताया उसका रिटर्न टाइप कैसा होगा, इंटीजर हो सकता है, वॉइड हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। तो ये क्या है हमारे रिटर्न टाइप। फंक्शन के रिटर्न टाइप कैसे हो सकते हैं हमारे, किसी भी प्राइमरी डेटा टाइप को हम ले सकते हैं। एरे, एरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप, ठीक है। वो इंटीजर टाइप के का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, करेक्टर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, फ्लोट का भी क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन वाइड नहीं होगा इसमें, क्योंकि वाइड का मतलब वाइड हम सिर्फ रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न ना करनी हो, बाकी हम यूज़ नहीं करते। पॉइंटर, पॉइंटर अपने आप में कोई टाइप नहीं होता, ठीक है। पॉइंटर आपका इंटीजर टाइप हो सकता है, फ्लोट टाइप हो सकता है, करेक्टर टाइप हो सकता है। और रेफरेंस, रेफरेंस हमारा कैसा होता है इंटीजर टाइप। रेफरेंस का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं मेमोरी की, ठीक है, मेमोरी से हम इसे रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक। लास्ट वन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जो हम यूज़र लिए हम यूज़र एज ए यूज़र डिफाइन कर सकते हैं, तो हमारा कोई भी प्रोग्राम इसे डिफाइन कर सकता है। पहला है क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम एंड टाइप डेफिनेशन, ठीक है। ये सब कैसे हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, आप इसे एज अ प्रोग्राम में हम डिफाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स एंड मेमोरी लोकेशन, नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल एंड मेमोरी लोकेशन। A variable in C is a memory location with some name that helps store some form of data and retrieves it when required. We can store different types of data in the variable and reuse the same variable for storing some other data any number of times. देखो बात हो रही है यहाँ पे वेरिएबल की। अगर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर x, तो x मेरा क्या है एक वेरिएबल है, तो x वेरिएबल तो है, तो इसने मेमोरी में क्या कर ली होगी अपने लिए एक स्पेस बना ली। इसने मेमोरी में क्या कर लिया अपने लिए एक स्पेस बना ली, ठीक। उस स्पेस को जो नाम दिया वो क्या है वेरिएबल। इस मेमोरी लोकेशन को जो हमने नाम दिया ये क्या कहलाएगा हमारा
वेरिएबल, ठीक। और इस वेरिएबल में आप डेटा स्टोर करने के लिए कितनी बार भी यू स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने x की वैल्यू मान लो 3 ली, फिर हमने कुछ प्रोसेसिंग करी, x की वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई 4, यहाँ पे 3 था तो फिर बाद में क्या हो जाएगी, वो हट के 4 हो जाएगी। 5 कर लो, 6 कर लो, कैसे भी कर लो। तो ये क्या है हमारा, एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम डेटा को इसमें चेंज कर सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी, कई टाइप के वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जैसे कि लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। ये क्लासेज हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक और ऑटोमेटिक एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ये किसी भी टाइप का वेरिएबल आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड इन सी, अ मेमोरी एड्रेस इज असाइंड टू द वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ बोला, जैसे मान लो इसका मेमोरी एड्रेस क्या है 1024, तो ये मेमोरी एड्रेस क्या हो गया, इस वेरिएबल को असाइन हो गया। द मेमोरी एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड। मेमोरी लोकेशन क्या बताती है कि कहाँ पे हमारा वेरिएबल स्टोर है, ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर कहाँ पे हमारा वेरिएबल स्टोर है। व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, इट इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी एड्रेस। व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, जब हम किसी वैल्यू असाइन करेंगे किसी वेरिएबल के लिए, जैसे हमने यहाँ पे असाइन की है 4, इट इज स्टोर इन दिस मेमोरी एड्रेस, तो ये इस मेमोरी एड्रेस में क्या हो गया, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज क्लासेस ऑफ सी, लास्ट टॉपिक, ठीक। स्टोरेज क्लासेस ऑफ सी, जैसे हमने बताया था ना, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। ये क्या है, स्टोरेज क्लासेस इन सी। स्टोरेज क्लास मतलब कि कौन सी हमारे वेरिएबल का कितना स्कोप होगा, कौन सी कैटेगरी में वो आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले आती है हमारा ऑटोमेटिक, जिसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं ऑटो, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट सारे वेरिएबल ऑटो होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, सारे वेरिएबल ऑटोमेटिक। अगर आप ऑटो कीवर्ड नहीं भी लगा रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होगा, आपका वेरिएबल ऑटोमेटिक ही होगा, ठीक। इसका कहाँ पे स्टोर होता है, रैम पे। स्कोप कैसा होता है इसका, लोकल। अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करा है तो उसका स्कोप कैसा होगा, विद इन दी फंक्शन, यानी कि जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ वेरिएबल डिफाइन किया है तो इसका स्कोप इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, आप इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, जो क्या बोलते हैं हम, लोकल, यानी कि इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही में से यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसी होती है, गार्बेज वैल्यू। लाइफ टाइम कैसे होता है, विद इन अ फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करा कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो लाइफ टाइम वही है। जब तक ये कंट्रोल इन ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा यहाँ पे, तब तक ये वेरिएबल क्या रहेगा, यूज़ में रहेगा। जैसे ही वेरिएबल कंट्रोल हमारा क्या हुआ, बाहर आया, तो हम ये भी क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम इसका ख़त्म हो जाएगा। एक्सटर्नल वेरिएबल, एक्सटर्नल क्लास, जिसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटर्न। एक्सटर्न स्टोर होता है हमारा कहाँ पे, रैम पे, और इसका स्कोप कैसा होता है, ग्लोबल। इसका स्कोप है ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल का मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तो इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और किसी भी वेरिएबल को अगर मुझे एक्सटर्नल बनाना है तो उससे आगे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा। उससे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, तो ये क्या बन गया, एक्सटर्नल वेरिएबल बन गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है इसकी, 0, और इसका लाइफ टाइम कितना है, टिल द मेन प्रोग्राम एंड्स, यानी कि मेन फंक्शन आपका, मेन प्रोग्राम जब तक एंड नहीं होगा जिसके अंदर ये डिक्लेयर है। देखो एक्सटर्नल वेरिएबल को आप दूसरे प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते मेन प्रोग्राम आपका बंद नहीं होना चाहिए, ठीक। वन कैन डिक्लेयर इट एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, और इसे हम प्रोग्राम में कभी भी और कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक, इसके लिए हम कीवर्ड भी यूज़ करते हैं स्टैटिक। प्लेस, स्टोरेज होती है इसकी रैम, स्कोप होता है लोकल, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0।
और लाइफ टाइम होता है टिल द मेन प्रोग्राम एंड्स। इट रिटेन्स द अवेलेबल वैल्यू बिटवीन वेरियस फंक्शन कॉल्स। ठीक है, ये क्या करता है, इसका लाइफ टाइम होता है जब तक आपका मेन प्रोग्राम चल रहा है तब तक ये लाइफ टाइम इसकी होती है वेरिएबल की। ठीक है, और किसी भी वेरिएबल को अगर स्टैटिक बनाना है तो उसका हम क्या लिख देंगे, स्टैटिक। कीवर्ड लिखा है स्टैटिक, और ये क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल मेरा बन गया। ठीक, नेक्स्ट वन रजिस्टर। इसके लिए हम कीवर्ड भी क्या यूज़ करते हैं, रजिस्टर। और प्लेस स्टोर क्या होती है इसकी, कहाँ पे स्टोरेज होता है इसका, रजिस्टर पे। ठीक है, स्कोप कैसा होगा इसका, लोकल। स्कोप होगा लोकल। लोकल जब मैं बात कर रहा हूँ यानी कि विद इन दी पैरेंथेसिस मानो आप। स्कोप कैसा होगा, विद इन दी पैरेंथेसिस। ठीक, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी गार्बेज वैल्यू। ठीक है, और लाइफ टाइम क्या होगा, विद इन दी फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट जहाँ से शुरू होए जहाँ तक एंड होए वहाँ तक बीच में ये क्या होगा, डिफाइन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये इसका लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसे एसेस नहीं कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स, यूनिट 1 में हमारा इतना ही था। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। होपफुली आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू स्टूडेंट्स।